कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आज हमारे वीडियो में आज हम वो भी पढ़ाने वाले हैं फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो साइंस में हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। आप अगर पेपर के दिन पहले मेरा वीडियो देख रहे हैं तो जरूर एक बार देख के जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन इसी से 100% लड़ना है, एकदम 100%। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए सबसे पहले हम आपसे यही कहेंगे, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि प्रकाश परावर्तन का नियम क्या है, ठीक है। यानी हम एक प्रकार ये भी बोल सकते हैं प्रकाश परावर्तन किसे कहते हैं। देखिए प्रकाश परावर्तन कहता है जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ से टकराकर अपने माध्यम ओर लौट जाती है। क्या बोले? जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ से टकराकर अपने माध्यम में लौट जाती है उस समय क्या कहेंगे? प्रकाश परावर्तन कहेंगे। यानी हम आपसे ये कह रहे हैं जब कोई प्रकाश किसी समतल पृष्ठ पर टकराकर अपनी दिशा की ओर लौट जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश परावर्तन कहेंगे, ठीक है। इसके नियम के बारे में हम बात करते हैं तो इसके नियम क्या है तो आपको पता है जो किरण आएगा किसी पृष्ठ से टकराकर अपने माध्यम की ओर जाएगा, तो जो किरण आ रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? आपतित किरण। क्या बोलेंगे उसे? आपतित किरण। अब जो रिटर्न अपने दिशा की ओर जा रहा है, अपने माध्यम में जा रहा है, उस किरण को क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। ये आपको पता होना चाहिए। और एक चीज और इसमें पता होना चाहिए आपको कि यहाँ पे दो कोण बनेगा। क्या बनेगा? दो कोण। तो दो कोण क्या बनेगा? आपतन कोण और परावर्तन कोण बनेगा। और जो ये बीच में जो लाइन देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं अभिलंब। अगर आपके एग्जाम में बोलता है कि इसका नियम लिखे तो इसका दो नियम है। तो देखिए आपको सबसे पहले आपको जो है कि इसका नियम के बारे में पता होने से पहले आपको फिगर बनाना आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको फिगर बनाना आता है तो आप आराम से क्या कर सकते हैं? उसके नियम लिख सकते हैं। पहला नियम आप क्या कहेंगे? पहला नियम ये बोलेंगे कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। जीरो अगर 60 का होगा तो कितने का होगा? 60 का। अगर 30 का होगा तो कितने का होगा? 30 का। तो ये हमेशा याद रखिएगा, जितना का आपतन कोण रहेगा उतना ही क्या होता है? परावर्तन कोण रहेगा। समझ गए ना? ये बात समझ जानिए। पहला नियम आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होंगे? बराबर होते हैं। चलिए आगे दूसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा नियम क्या है? आपतन किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण तीनों ही क्या है? एक ही बिंदु पर स्थित है। तीनों क्या है? एक ही बिंदु पर स्थित होंगे। देखिए यहाँ देख रहे हैं आपतन किरण देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? परावर्तित किरण देख रहे हैं। यहाँ पे क्या अभिलंब बीच में, तो तीनों एक ही बिंदु पे स्थित है कि नहीं? तो दूसरा नियम कहेगा कोई कहेगा एग्जाम में लिखने के लिए तो आप ये कहेगा आपतन किरण और अभिलंब और परावर्तन किरण तीनों ही क्या होंगे? एक ही बिंदु पे स्थित रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, क्या प्रकाश परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश अपवर्तन किसे कहते हैं? ये भी देखिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर प्रकाश अपवर्तन कहता है किसे? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उनके दिशा में परिवर्तन की घटना को प्रकाश अपवर्तन कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाता है, आप देखे होंगे कि जब गिलास में पानी होता है तो अगर वहां से जब लाइट टकराता है तो ये क्या होता है? रिटर्न ही आगे बढ़ जाते हैं, न कि पीछे आते हैं। रिटर्न क्या हो जाता है? आगे बढ़ जाता है। तो उसमें आप ये देखेंगे कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर क्या हो रहा है? ये विचलित हो रहा है, यानी दूसरे माध्यम में क्या हो रहा है? दूसरे दिशा में क्या हो रहा है? जा रहा है। तो इसी घटना को जो है हम क्या बोलते हैं? प्रकाश के अपवर्तन, ठीक है। जिसका फल क्या होता है? साइन आई बराबर साइन आर क्या होता है? नियतांक रहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये पता होना चाहिए साइन आई बराबर साइन आर इक्वल टू क्या होता है? नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। अगर हम बात करते हैं तो ये जो किरण है आपतित किरण होगा और ये जो किरण होगा अपवर्तित किरण होगा। यहाँ पे जो कोण बनेगा वो अपवर्तन कोण बनेगा। यहाँ पे जो कोण बनेगा आपतन कोण बनेगा। यहाँ पे कोण जो कोण बनेगा अपवर्तन कोण बनेगा। इसके बारे में विशेष आपको जानकारी होना चाहिए। तो ये जरूर दोनों क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 100% ये एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या है क्वेश्चन कि दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ठीक है। दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं? इस दोष के निवारण के लिए किस प्रकार की लेंस की जरूरत है, ठीक है। तो पहले हम समझाने से पहले हम आपको बता दें कि दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष क्या होता है,
ठीक है। तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि किसी व्यक्ति को दूर की चीज दिखाई देती है पर पास की चीजें नहीं दिखाई देती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि दूर कोई चीज रखा हुआ है, हमें दिखाई दे रहा है पर पास का चीज नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, दूरदृष्टि दोष। समझ में आ गया। और नीचे लिखा जो है क्या होता है, निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, और इंसान को, व्यक्ति को किसी भी उसको निकट का दिखाई देता है पर दूर की चीजें नहीं दिखाई देता है, उससे हम क्या बोलेंगे, निकट दृष्टि दोष। समझ गए ना। चलिए आइए हम समझाते हैं कि आप एग्जाम में किस प्रकार से आंसर लिखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन यही है कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं और इस दोष के लिए निवारण के लिए किस प्रकार की लेंस की उपयोग है। लेंस याद रखिएगा, ऐसे विकल्प में भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस प्रकार लेंस की जरूरत होती है दूरदृष्टि दोष में और किस प्रकार लेंस की जरूरत होती है निकट दृष्टि दोष में। चलिए तो इसका हमारा उत्तर है कि दूरदृष्टि दोष के पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। आपको यही समझा है, ठीक है। अगर एग्जाम में दूरदृष्टि दोष अगर आता है तो आप दूरदृष्टि दोष में यही कहेंगे किसी व्यक्ति को दूर की चीजें दिखाई देती है और निकट की चीजें दिखाई नहीं देती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, दूरदृष्टि दोष कहेंगे। मान लीजिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपका नेत्र है, तो यहाँ पे आपका पुतली है, वहीं पे बनेगा। तो ये जो अब फिगर बनना चाहिए यहाँ पे और वहां पे ना बन के क्या हो जा रहा है, आगे बन जा रहा है, जिससे इंसान को दिखाई नहीं देता है। अगर वो दूरदृष्टि दोष वाला अगर उत्तल लेंस लगा लेता है तो उत्तल लेंस लगा लेगा, जिससे क्या होगा, उसका फिगर बनेगा और जिससे बनेगा तो क्या हो जाएगा, उसको स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। तो हम ये कह सकते हैं दूरदृष्टि दोष वाले को कौन सा लेंस लेना चाहिए, उत्तल लेंस लेना चाहिए। कौन सा लेंस लेना चाहिए, उत्तल लेंस। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस प्रकार दोष के निवारण के लिए किस प्रकार की लेंस की आवश्यकता है। ठीक है। तो आप यहाँ बात करेंगे निकट दृष्टि दोष के पीड़ित व्यक्ति को निकट की चीजें दिखाई देती है परंतु क्या होता है, परंतु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। निकट वाले को निकट की दिखाई देती है, दूर वाली चीज नहीं दिखाई देती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहले ही क्या हो रहा है, फिगर बन जा रहा है, पहले बन जा रहा है तो दिखाई देगा नहीं। अगर वो अवतल लेंस ले लेगा तो उससे क्या होगा, फिगर वहां पे बनेगा, जिसमें क्या कर देगा, वो देख लेगा। तो यानी हम यह कह सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष वाले को किस प्रकार के लेंस की जरूरत है, बताइए, कमेंट करिए और बताएं। देखिए निकट दृष्टि दोष वाले को उत्तल लेंस की जरूरत होती है। ये विशेष बात आप याद रखेंगे कि कौन सा लेंस की जरूरत होती है, उत्तल लेंस की जरूरत होती है। स्क्रीनशॉट मान लीजिए, हर एक क्वेश्चन बहुत ही वीआईपी है, यही क्वेश्चन यही से फिजिक्स में हर एक क्वेश्चन आना है। ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, लगातार क्वेश्चन करते आ रहे हैं, इसमें हम करीब आपको 8-10 क्वेश्चन बताएंगे फिजिक्स के लिए, जो क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फिर से हम ये बोल रहे हैं, अगर आप वीडियो एग्जाम से पहले देख रहे हैं तो जरूर एक बार जरूर 100% पूरा वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इसी से लड़ेगा 100%। ठीक है। अब वो फिजिक्स का महत्वपूर्ण क्वेश्चन में इकट्ठा लिख देंगे, केमिस्ट्री का 1 पार्ट लिख देंगे और बायोलॉजी का 1 पार्ट बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 पार्ट अगर हम बांट देते हैं तो बढ़िया सा वीडियो देख भी लेंगे और जल्दी से पढ़ भी लेंगे और याद भी जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, हम वो परिभाषा बता रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछता है। ठीक है, समझ गए। तो चलिए हमारा क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका यह सही मात्रा क्या होता है। तो आपको पता ही है, क्वेश्चन बार बार आप देखे होंगे, आपके एग्जाम में आपके स्कूल में प्री बोर्ड भी होगा, आप जरूर देखोगे विद्युत धारा किसे कहते हैं, जरूर आया होगा। अगर कमेंट करके बताइएगा कि आया था कि नहीं आया था। ठीक है। चलिए विद्युत धारा क्या होता है, किसी चालक में आवेश प्रवाह दर को विद्युत धारा कहता है। यानी आवेश प्रवाह दर कहा क्या है, जो आवेश हमारा एक जगह से दूसरे जगह जाएगा कि नहीं, एक जगह से दूसरे जगह जाने में समय लेगा कि नहीं लेगा, लेगा ना। हम भी वही कह रहे हैं आपसे, जो आप समझ रहे हैं। तो एक जगह से दूसरे जगह जाने में समय लेगा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, विद्युत धारा। कौन जा रहा है, आवेश जा रहा है, याद रखिएगा, कौन जा रहा है, आवेश जा रहा है। तो वही हमारी बात है विद्युत धारा। इसका एसआई मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। इसका एसआई मात्रा क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, इसको हम विद्युत धारा को आई से दर्शाते हैं। आई बराबर क्या होता है, हमारे क्यू होता है, जिसका एसआई मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है।
जहां पर आई बराबर विद्युत धारा, क्यू बराबर आवेश और टी बराबर क्या है समय, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं, विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं। तो आप याद रखोगे किसी भी धारावाही विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं। यानी ये बैटरी देख रहे हैं हम और यहाँ को बल्ब देख रहे हैं, ये धारावाही परिपथ है। ठीक है, जब यहाँ से आवेश जब जाएगा तो जाने में कार्य करेगा कि नहीं करेगा, जा रहा है। आप अगर मान लीजिए हम आपसे कह रहे हैं मार्केट जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, तो बाजार जाने का कार्य है कि नहीं, खेलना है वो कार्य है कि नहीं, तो आवेश को जाने में जो आवेश जो जा रहा है वही क्या होगा, कार्य होगा कि नहीं। तो वही आवेश को एक बिंदु तक दूसरे बिंदु तक जाने में जो कार्य हो रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, विद्युत विभवांतर। बहुत इंपॉर्टेंट है विद्युत विभवांतर, जरूर एक बार देखते जाइएगा। जिसे हम किससे दर्शाते हैं, क्यू से दर्शाते हैं, तो क्यू बराबर क्यू से क्या है V से दर्शाते हैं, जो V बराबर क्या होता है W बटा Q, यानी उसका SI मात्रक क्या होता है वोल्ट होता है। जहां पर W बराबर क्या होता है Q, W बराबर क्या होता है, W बराबर क्या होता है कार्य होता है, Q बराबर क्या होता है आवेश होता है, और V बराबर क्या होता है विद्युत विभवांतर होता है। जरूर ये वीडियो आप देख लीजिएगा और ये सब याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब यहाँ देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7वां। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो विद्युत प्रतिरोध क्या है। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध कुछ शब्दों में भी कुछ ऐसा चीज होता है कि हमको परिभाषा मिल जाता है। विद्युत प्रतिरोध के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध प्रतिरोध क्या बोल रहे हैं, रोध प्रति किसी प्रति रोका जाने वाला काम होता है ना, किसी को रोकते भाई डिस्टर्ब में हो, चाहे रोकते भाई तुमको नहीं जाना, वो सब क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, तो वही प्रतिरोध होता क्या है, तो यहाँ पे विद्युत प्रतिरोध है, तो किसको रोकने का काम करेगा, विद्युत। तो विद्युत क्या है, धारा से है ना, धारा। तो यहाँ पे जो है जो धारा को रोकने का काम करेगा ना, जो धारा बह रहा है अगर उसको रोकने का काम करता है उस क्या विद्युत प्रतिरोध। देखिए किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वो विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करता है, यानी विरोध करता है यानी रोकना। अगर विद्युत धारा बह रहा है तो उसको क्या करता होगा, रोकता है, भाई नहीं बहना है तुमको, इधर रुको रुको। तो ये रोकने का जो काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत प्रतिरोध। देखिए एक एक का एग्जाम परिभाषा पूरा प्रश्न का स्क्रीनशॉट मार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बता दें पहले। ठीक है ना, तो किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है उसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, जिसको आर से दर्शाते हैं। विद्युत प्रतिरोध को किससे दर्शाते हैं, आर से। तो क्या होता है आर, तो आर बराबर होता है V बटा I होता है, और इसका SI मात्रक क्या होता है ओम, हमेशा याद रखिएगा इसका SI मात्रक क्या होता है ओम होता है। पूछ देगा विकल्प में, विकल्प में आ सकता है कि विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है बताइए, तो जरूर आप लोग बोलिएगा ओम होता है। जहां पे आपको होता है, जहां पर क्या है, जहां पे R बराबर क्या है प्रतिरोध, क्या है प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध। और जहां पे I बराबर क्या है बताइए, क्या है धारा, विद्युत धारा, क्या है विद्युत धारा, क्या है विद्युत धारा। और जहां पे V बराबर क्या है बताइए, विद्युत क्या है विद्युत विभवांतर, क्या है विद्युत विभवांतर। ये चीज आपको पता होना चाहिए। चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट है ओम का नियम। ओम का नियम तो सुनो, जरूर सुनोगे, आपके एग्जाम में भी आया होगा, पूरी बोर्ड में आया होगा। कमेंट करके बताइएगा कि आया था कि नहीं आया था, साथ में आप ये भी बताइएगा कि ओम का नियम आपको याद है कि नहीं याद। ठीक है, चलिए पूछा ओम का नियम क्या होता है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा ना कि ओम जो है किसका मात्रक होता है, ऐसे मात्रक होता है, प्रतिरोध का होता है ना। तो ये ओम जो है प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है। तो अब हमें ये जानना ओम क्या होता है, तो ओम का नियम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, ओम के नियम के अनुसार, यानी ओम जो है उसके नियम के अनुसार जब भौतिक अवस्था यानी एक बार जो परिवर्तन हो फिर अपने अवस्था में आ जाता है उसे भौतिक अवस्था कहते हैं। पढ़ोगे जैसे पंखा क्या भौतिक अवस्था है ना, ऑन किए पंखा चलने लगा, ऑफ किए बंद हो गया, समझ आ रहा है। तो भौतिक अवस्था ताप दाब आदि समान होना चाहिए, यानी कि को ताप बढ़ जा रहा है को घट जा रहा है, नहीं, एकदम समान होना चाहिए। तो समान रहे तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाला धारा, किसी चालक में प्रवाहित होने वाला धारा क्या होता है आई होता है। ठीक है, आई, और उसके सिरों के बीच
विभवांतर के क्या होते हैं, समान अनुपात होता है। समान अनुपात होता है, अनुपात बोल सकते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि उसमें प्रवाहित होने वाला धारा और उसमें सिरों पर लगने वाले विभवांतर दोनों ही क्या होंगे, समान अनुपात में होंगे, यानी क्या होंगे, V बटा क्या होंगे, I। तो यही हमारा क्या होगा, ओम का नियम। जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। और आशा करते हैं बच्चों कि आपको बहुत ही बढ़िया से समझ में आया होगा, और ये मेरा वीडियो आप जरूर एग्जाम से पहले देख के जाएंगे। और हम आपसे बता दें, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद, और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। हर एक वीडियो आप तक पहुंचेगा, हर एक वीडियो रिलेटेड हर एक चीज बोर्ड पे निर्धारित मैथ का क्वेश्चन, विज्ञान का क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आप पे जब भेजा जाएगा, ऐसा क्वेश्चन जो 100% लड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पर जुड़े हैं तो बहुत सही जगह आए हुए हैं, तो जरूर अगर नए होंगे तो एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।